मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से कासुमे के हाथ और पैर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं और पिकल भी अपने बिल्कुल फाइटिंग स्टैंस में आ गया होता है। वो बिल्कुल बीस्ट की फॉर्म में होता है। खैर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने और भी एपिसोड एक्सप्लेन कर रखे हैं पिकल आर्क के, तो पहले उन्हें देख लीजिए वरना ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यार हम एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से कासुमी के सामने पिकल जो है खड़ा हुआ होता है अपने फाइटिंग स्टैंस में। लोग सोच रहे होते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है जो कि पिछले समय से आया है। अब पता नहीं कि ये आगे चल के ये क्या करेगा, इसका अगला मूव क्या होगा, ये किसी को भी पता नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डॉक्टर पेन बैठे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि पिकल अपने अपने हिसाब से अलग अलग फाइटिंग स्टैंस चुनता है, बिल्कुल अलग अलग जो अपोनेंट्स होते हैं उसके हिसाब से। जैसे कि हम एक लंबे डायनासोर की बात कर सकते हैं जिसका गर्दन बहुत ज्यादा लंबा हुआ करता था, हम बेसिकली उसे उस समय का जिराफ कह सकते हैं। जैसे कि टी-रेक्स के बारे में बात करें, टी-रेक्स के पास जो है बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, बहुत मजबूत शरीर होता है, उसका पूंछ भी बहुत ज्यादा भारी और तगड़ा होता है। उससे लड़ने के लिए भी अलग तकनीक आजमाता है पिकल। खैर इस वक्त हम कहें तो कासुमे के सामने एक डायनासोर इस वक्त खड़ा हुआ है पिकल की फॉर्म में, बिल्कुल घात लगाए खड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ रेसू भी ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यही सेम टेक्निक इसने मुझ पर इस्तेमाल किया था, ये सच में बहुत बुरा होने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं पिकल धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। खैर इस मूवमेंट को सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए समझने की कोशिश करते हैं। कासुमे को तभी हम देखते हैं वो बिल्कुल इंजर्ड होता है और वो भी धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो बिल्कुल अपना होश संभाल कर उठता है और कहता है कि एक और चीज है जो मैंने बचा कर रखी थी। हम देखते हैं कासुमे बिल्कुल अपने पैरों में अच्छे से खड़ा हो गया होता है। बाकी के लोग भी ये देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर करने क्या वाला है। तभी हम देखते हैं कासुमे अपने हाथ को घुमाने लगता है गोल गोल, हाथों को बिल्कुल तेजी से घुमा रहा होता है। वो बिल्कुल एक टेक्निक की तैयारी कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है उसे देखकर कि वो अपने हाथों को खोल रहा हो। खैर ये सभी लोग देखकर सोच ही रहे होते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तभी हमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि किस तरह से ह्यूमन के एक नॉर्मल हैंड को हम क्या से क्या बना सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि कासुमे किस तरह से इमेजिन कर रहा है कि उसका शरीर जॉइंट से भरा हुआ है और वो बिल्कुल रेडी होता है पिकल को एक बहुत जोर का हाथ मारने के लिए। वो बिल्कुल किसी रस्सी की तरह अपने हाथ को घुमा रहा होता है और तैयार होता है। हम देखते हैं कि किस तरह से वो इमेजिन कर रहा है, एक अलग ही लेवल पर वो ले गया है। वो अपनी उंगलियों को भी व्हिप की तरह महसूस करने लगा है। उसके बाद वो पिकल के पेट में बहुत जोर का वो शॉट मार ही देता है, जिससे पिकल को सच में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और इतने बड़े शरीर का इंसान हवा में थोड़ी देर ऊपर उड़ जाता है। वो अटैक पिकल को सच में काफी जोर से लगा हुआ होता है। उसके इम्पैक्ट को वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल एक सटाक की आवाज वहाँ पर आई हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों को ऐसा लग रहा होता है और खुद हमें भी ऐसा लग ही रहा है कि किस तरह से कासुमे ने अपने हाथ में एक व्हिप पकड़ी हुई है और उसे पूरी लचीले ढंग से उस पर वार किया है पिकल पर। अभी हम देखते हैं कासुमे बिना देरी किए एक और शॉट मारने के लिए बढ़ता है पिकल को पूरी ताकत के साथ। वो पिकल को फिर से एक शॉट बहुत जोर की मारता है जिससे उसका हाथ अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। तभी हमें बताया जा रहा होता है कि हर चीज के लिए एक कीमत होती है और हमें वो पे करनी ही पड़ती है। जिस तरह से इस अटैक के लिए मुझे पे करनी पड़ी, ये कासुमे कहता है। और वो जिस कीमत की बात कर रहा होता है वो होता है उसका हाथ। हम देखते हैं कि उसके हाथ की हड्डी दिख रही होती है और उसका हाथ पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। वो बिल्कुल फट टूट गया होता है, उसके स्किन बिल्कुल फटे हुए होते हैं, उसकी हड्डियां हमें साफ देखने को मिल रही होती हैं। उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, उसके खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़ रहे होते हैं और कासुमे खुद भी समझ गया होता है कि कितना बड़ा उसे पे करना पड़ा है इस अटैक के लिए प्राइस। उसका हाथ पूरी तरह से खराब हो गया होता है और वो किसी काम का नहीं होता है, ना ही आगे उसके वो कभी काम आ पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कासुमे अपने बेल्ट से अपने हाथ को बांधता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। हम देखते हैं कि पिकल जो है नॉकआउट हो गया होता है उस अटैक के बाद। तभी हम देखते हैं कि कासुमे जो है आखिरकार मैच जीत गया होता है इन दोनों के बीच का और वो थोड़ा सा आगे आता है और अपना विक्ट्री पोज देता है जो कि सच में काफी लाजवाब लगता है देखने में। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ी गूंज उठती है। वहाँ पर सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं कासुमे को उसके जीतने पर, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं। काकुकायो भी कहते हैं कि ये सच में काफी गजब का लड़का निकला। इन सब के लिए कासुमे भी उन्हें झुककर थैंक यू कह रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग शिशिनकाई डोजो का सिग्नेचर मूव करने लगते हैं कासुमे को और भी ज्यादा खुश करने के लिए। कासुमे झुककर उन सबको कह रहा होता है कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए।
तभी हम देखते हैं कात्सुमे का ध्यान अचानक से पिकल की ओर जाता है और हमें पता चलता है कि पिकल बिल्कुल भी हारा नहीं था, बल्कि वो तो सो रहा था। पिकल के लिए हार जीत जैसा कुछ था ही नहीं, ये लड़ाई तो बिल्कुल नॉर्मल सी थी पिकल के लिए, ये बिल्कुल मायने ही नहीं रखती थी उसके लिए, बस वो तो थोड़े से अटैक के बाद सो गया। वहाँ पर सभी लोग अभी भी कात्सुमे को बहुत ज्यादा ताकत के साथ चेयर कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर पेन जो है वो भी कहते हैं कि ये सब जो है पिकल के लिए बस एक छोटा सा ब्रेक है, वो थोड़ा सा थक गया था इसलिए वो सो गया है, वो हारा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें भी सोच रहा होता है कि किस तरह से उसकी टेक्निक पूरी तरह से वेस्ट हो गई है, उसे अपना एक हाथ गंवाना पड़ा, लेकिन पिकल हारा ही नहीं, पिकल तो उल्टा आराम कर रहा है, वो सो रहा है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर पेन भी कह रहे होते हैं कि ये पिकल का तरीका है। खैर पिकल जानता है कि उसने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है इस फाइट के लिए, तो इसलिए वो समझता है कात्सुमे का दर्द। उसके बाद डॉक्टर पेन हमें बताते हैं कि पिकल हार और जीत के लिए कभी लड़ा ही नहीं, वो बस एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, एक अच्छी फाइट के लिए ही बाहर निकला करता था और लड़ा करता था। उसके बाद जब वो जीत जाया करता था वो उन्हें खा लिया करता था। खैर ये उसका इज्जत देने का तरीका है। खैर जब पिकल किसी को हरा देता है उसके बाद वो तो मर ही जाता है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद उसका शरीर सड़ जाता है, उसके बाद वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस सब चीजों को बचाने के लिए पिकल उसे थोड़ा सा जरूर खाता है और साथ ही साथ वो उसके सेक्रीफाइस के लिए रोता भी है, उसे इमोशन भी फील होता है, वो बिल्कुल दुखी सा होता है उसे खाते वक्त। तभी हम देखते हैं कि जो लोग कात्सुमे को चेयर कर रहे होते हैं, जो कि शिशिनकाई डोजो के मेंबर्स होते हैं, उन्हें अचानक से रोक दिया जाता है। और तभी हम देखते हैं कात्सुमे पिकल से कह रहा होता है तुम उठ गए, हाँ मुझे मेरा रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हो। हमें पता चलता है कि कात्सुमे जो है समझ गया होता है कि पिकल को उसने बहुत अच्छी फाइट दी है, पिकल इससे बहुत ज़्यादा खुश है। खैर इसके लिए वो उसे थोड़ा सा खाएगा और उसे जताएगा कि किस तरह से उसने खुश किया है पिकल को। तभी शिशिनकाई डोजो का एक स्टूडेंट उससे कहता है कि भागिए, अगर आपको अपनी लाइफ बचानी है तो भागिए कात्सुमे। खैर कात्सुमे उन सब की बात नहीं सुनता है और कात्सुमे पिकल से कह रहा होता है खैर मैं जानता हूँ मैंने तुमने बहुत अच्छी फाइट की है, खैर अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से तुम्हारी है पिकल, तुम जो भी चाहो कर सकते हो मेरे साथ। कात्सुमे इतना कह ही रहा होता है, अचानक से उसे अपने बगल से बहुत तेज गति महसूस होती है और तभी हम देखते हैं कि पिकल जो है उसका हाथ ही उखाड़ लिया होता है। वो उसके हाथ को उखाड़कर थोड़ी दूर लैंड करता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ जो है कात्सुमे का वो पूरी तरह से पिकल के मुंह में होता है। पिकल रो भी रहा होता है और उस हाथ को अपने मुंह में लेकर खड़ा हुआ होता है, वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर उससे लाया होता है। खैर ये सब देखकर सच में वहाँ के लोगों की हालत खराब हो जाती है और कात्सुमे तभी पिकल से कहता है क्यों मेरा हाथ काफी है तुम्हारी भूख शांत करने के लिए, अब ये पूरा का पूरा तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी, तुम इसके साथ क्या करना चाहो तुम कर सकते हो। इतना कहकर कात्सुमे जमीन में धड़ाम से गिर जाता है। पूरा खून भरा नज़ारा वहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चौंक गए होते हैं। खैर इन सब के बाद हम देखते हैं कि पिकल अभी भी रोता हुआ खड़ा होता है कात्सुमे के हाथ को अपने मुंह में लिए हुए। कात्सुमे लहूलुहान होकर जमीन में पड़ा हुआ होता है, वो बिल्कुल बेहोश हो गया होता है। खैर उसके बाद हम देखते हैं टोकुगावा पिकल से सॉरी कहता है और हम देखते हैं कि दो गार्ड्स जो होते हैं, दो गनमैन्स जो होते हैं, वो शूट करने ही वाले होते हैं पिकल को। अभी हम देखते हैं कि इन्हीं सब के बीच अचानक से डोपो आ जाता है, इससे पहले कि टोकुगावा उन्हें शूट करने का ऑर्डर देता, और देख रहे होते हैं वहाँ के सारे लोग कि किस तरह से डोपो अचानक से वहाँ पर आ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि डोपो जो हैं टोकुगावा से कहते हैं कि कात्सुमे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस टेक्निक को पिकल के ऊपर यूज़ करने के लिए और उसने ऐसा किया भी। ये कात्सुमे का मोमेंट है, हम इसे बिल्कुल भी छीन नहीं सकते हैं। उसने इस चीज़ के लिए मेहनत की थी, आखिरकार उसे उसका फल मिला भी। तुम खुद ही देखो किस तरह से वो पुराना केवमैन जो है कात्सुमे को इतनी इज्जत दे रहा है। डोपो के कहने के अनुसार हम देखते हैं वहाँ पर और तभी हमें पता चलता है कि पिकल एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज कर रहा है। वो हाथ जोड़कर कात्सुमे के सामने बैठा हुआ होता है और उसके लिए प्रे कर रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये सब उसने अपने लोगों से सीखा हुआ है, वो लोग पहले भी ऐसा किया करते थे। खैर वो बिल्कुल अच्छे से बैठा हुआ होता है कात्सुमे के सामने, उसके हाथ को भी उसने उसके सामने रख दिया होता है और वो लगातार उसके लिए प्रे कर रहा होता है, बिल्कुल हाथ जोड़ के। हम ये सोच ही सकते हैं कि पिकल जैसा एक अजीब सा इंसान जो कि पुराने समय से आया हुआ है, जब डायनासोर्स हुआ करते थे, वो उन्हें मारा करता था, वो उन्हें अच्छे फाइट के लिए चैलेंज किया करता था, उसने कितने बार ना जाने चोट खाया होगा। खैर इन सब के बाद भी वो उन्हें आराम से खाया करता था और उनको इज्जत दिया करता था।
खैर इन सब के बाद भी पिकल कितना ज्यादा खून खराबा किया करता था अपने समय में और आज भी कर रहा है। कोई भी नहीं सोच सकता कि पिकल जैसा ऐसा मैन, ऐसा आदमी जो कि इतने बड़े बड़े डायनासोर्स को हराया करता था अपने बेयर हैंड से, वो जो है आज के समय में इस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन को इस तरह से इज्जत देगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कात्सुमी ने किस तरह से अपने इतने छोटे छोटे हाथों से आज का नॉर्मल ह्यूमन होकर बहुत ज़्यादा मेहनत की और पिकल को एक ऐसा ब्लो लैंड किया जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार था। खैर ये जो है बड़े बड़े डायनासोर्स नहीं कर पाए पिकल के साथ, आजकल के एक नॉर्मल ह्यूमन ने कर दिया और इज्जत का भागीदार बन गया एक पुराने केव मैन का। कात्सुमी की बॉडी आजकल के ह्यूमंस जैसे छोटी तो है ही, आजकल के ह्यूमन ताकतवर है भी नहीं। खैर अगर हम एक मजबूत ह्यूमन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें मसल्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा तगड़ा दिखता है, लेकिन फिर भी ये सब बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। अगर वो ज़ोर से इस टेक्निक को इस्तेमाल करे तो उसके हाथ का भी यही हाल हो सकता है जो कि कात्सुमी के हाथ का हुआ। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल के ह्यूमंस जो हैं कितने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। पिकल अब कात्सुमी के सामने बैठा हुआ होता है और उसे देख रहा होता है। वो चाहे तो उसे पूरा खा सकता है लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो कात्सुमी की इज्जत करता है। खैर इसके बाद मेडिकल टीम वहाँ पर आ जाती है और कात्सुमी को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाने लगती है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। कात्सुमी उन्हें इतना मार खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा भारी फील हो रहा होता है। वो लोग उसे स्ट्रगल के साथ उठा रहे होते हैं। वहाँ पर तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कात्सुमी को इज्जत देने के लिए सब के सब अपने घुटनों पर बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा होता है कि पूरा का पूरा स्टेडियम खाली हो चुका है, लेकिन वो सब कात्सुमी को इज्जत दे रहे होते हैं। जो भी उसने किया, जो भी सेक्रीफाइस उसने किए, जो भी ट्रेनिंग्स उसने किए पिकल को हराने के लिए, उस चीज़ों को। खैर इतनी ब्रूटल और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस वाली फाइट के साथ उसे कुछ मिला या ना मिला, लेकिन उसे इज्जत ज़रूर मिली, हम ये कह सकते हैं। उसे हम देखते हैं तभी अचानक से कात्सुमी को बहुत ही ज़्यादा पुरानी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। जिस तरह से पहले वो काटो से मिला था और बाकी लोगों की बातें उसे याद आ रही होती हैं। वो बिल्कुल चित पड़ा हुआ होता है और बहुत सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है मन ही मन में। और तभी डोपो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो देख रहे होते हैं कात्सुमी को और उसकी एक बात याद करते हैं कि किस तरह से कात्सुमी ने कहा होता है कि मैं पिकल को खा जाऊंगा, मैं पूरा बदला ले लूंगा रेसु का उससे। हम देखते हैं डोपो तभी कहते हैं मन ही मन में कि जो भी तुमने किया वो बहुत अच्छा किया बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू। तभी हम देखते हैं कि टोकुगावा और डॉक्टर पेन जो होते हैं पिकल के इस बदले हुए बर्ताव के बारे में बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पिकल जो है बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। वो बिल्कुल भेड़िए की तरह चिल्ला रहा होता है। इसकी आवाज़ बाहर स्टेडियम तक भी जा रही होती है। वो सच में बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। बाहर के लोगों को भी ये सब फील हो रहा होता है। अभी हमें हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चाय पी रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि रेत्सु और कात्सुमी ही होते हैं। कात्सुमी का हाथ पूरी तरह से कट गया होता है तो इसीलिए उसे पट्टी वट्टी बांधी हुई होती है और वो आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है रेत्सु के साथ। खैर हम दोनों की हालत लगभग सेम हो गई है। तुम्हें भी अपना हाथ गंवाना पड़ा, मुझे भी अपना पैर गंवाना पड़ा एक ही अपोनेंट से। खैर ये तो सच में थोड़ा फनी लगता है लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग भी है। ज़रा सोचो, अपने अंग गंवाना ये तो सच में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी कात्सुमी रेत्सु से कहता है खैर हाँ ये मैं मानता हूँ कि अपने अंगों को गंवाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पिकल से लड़के मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा हाथ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग मेरे आइडल हैं अब मैं उनके बराबरी में पहुँच चुका हूँ और मैं हारूं चाहे जीतूं, मैं आगे चल के उन्हें सरपाइज भी कर दूंगा। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर बाकी आ जाता है और उससे कहता है कि हाँ तुम कर दोगे। खैर अभी तो तुम हार गए हो ना। तू और कात्सुमी दोनों ही बाकी को देख रहे होते हैं। बाकी उन्हें यो कहता है और अंदर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कात्सुमी बाकी से कहता है कि तुम चीज़ों को डायरेक्ट कहते हो। हाँ, कात्सुमी बाकी से कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे हार और जीत के बारे में डायरेक्ट बात की है, बहुत अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बाकी जो है जो फूल का गुलदस्ता वो लाया होता है उससे वो खींच देता है और पूरे के पूरे गुलाब को वो अपने हाथों में ले लेता है और बहुत जोर से दबाने लगता है और वो पानी की तरह बिल्कुल गिरने लगता है उसके हाथ में। उसके बाद वो कात्सुमी के चेहरे पर उसे लगाता है और कात्सुमी से कहता है कि चिंता मत करो, मैं कर लूँगा। और यहीं पर हमें आखिरकार बाकी और पिकल के फाइट का रेफरेंस मिलता है।
तभी हम देखते हैं कि सीन बदलता है और रास्ते में योजिरो हानमा चल रहे होते हैं। वो बस शांति से चल रहे होते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते। वो सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। ऐसा लोगों को लग रहा होता है कि वहाँ पर उनके सामने चीता आ गया है और हम सब हिरन हैं और हमें भागना चाहिए। खैर, वो लोग बिल्कुल चीता की तरह महसूस कर रहे होते हैं योजिरो हानमा को और खुद को हिरण की तरह। उसके बाद हमें योजिरो हानमा के बारे में थोड़ी तारीफें सुनने को मिलती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान हैं इस दुनिया के। उनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। खैर, इन सब के बाद भी वो अभी ऐसे ही रोड में चल रहे हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। और तभी अचानक से उनके सामने डोपो और रोची आ जाते हैं। वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं उनके सामने आकर। वहाँ का माहौल सच में काफ़ी गर्माने लगता है, ऐसे दो बड़े बड़े फाइटर सामने सामने खड़े जो होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोपो से योजिरो हानमा कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे फाइट करना है तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन डोपो उनसे कहते हैं कि मेरे कुछ और प्लान्स हैं, एक जगह है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, क्या मेरे साथ चलोगे? उसके बाद हम देखते हैं सीन बदलता है और योजिरो हानमा और डोपो जो होते हैं एक बार में बैठे हुए होते हैं थोड़ा सा शराब पीने के लिए। डोपो कात्सुमे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई है पिकल से लड़ने के लिए। खैर, ये बिल्कुल बाकी की तरह ही फील कर रहा है। मुझे लगता है कि बाकी की तरह ही कात्सुमे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। लेकिन योजिरो हानमा बिल्कुल भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। डोपो अचानक से योजिरो हानमा से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कात्सुमे को देखकर कि एक नॉर्मल सी बिल्ली ने अपने आप को लॉयन में बदल लिया है। तभी हम देखते हैं कि योजिरो हानमा के हाव भाव बदलते हैं और वो कहते हैं कि तुमने एक मिस्टेक किया, तुमने बाकी को कात्सुमे से मिलाने की कोशिश की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो दोनों अलग हैं। तभी हम देखते हैं डोपो और रुचि कहते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि मैंने सही नहीं कहा, खैर कोई बात नहीं। खैर, तभी हम देखते हैं कि योजिरो हानमा जो है बोतल मांगते हैं उस आदमी से जो कि बार टेंडर होता है और वो उन्हें बोतल दे भी देता है और योजिरो हानमा बोतल को पकड़ते हैं और तोड़ देते हैं। योजिरो हानमा ने बिल्कुल किसी ग्लास की तरह उस बोतल को परफेक्टली तोड़ा हुआ होता है। उसके बाद वो ग्लास में उसे भर लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। वो एक ही बार में उसे पीते हैं और थोड़ी सी सांस लेते हैं। और दूसरी तरफ डोपो जो है अभी भी तारीफ कर रहे होते हैं कात्सुमे के बारे में। वो अभी भी कह रहे होते हैं कि सच में मेरे बेटे ने मेरा बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। और तभी हमें पता चलता है कि डोपो को असलियत में एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि उनकी बातों को सुने, क्योंकि वो कात्सुमे के सामने उसकी तारीफ नहीं कर सकते। इसीलिए वो एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जिसके सामने वो कात्सुमे की तारीफ कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने योजिरो हानमा से संपर्क किया। खैर, अभी योजिरो हानमा भी उनकी बातों को सुन रहे होते हैं और वो सिगरेट जलाते हैं और सिगरेट को एक बार में ही पूरा ही पी जाते हैं। डोपो अपने दिल की बात अभी भी कह रहे होते हैं। वो बिल्कुल जो भी उनके दिल में था, जो भी प्यार कात्सुमे के लिए उनके दिल में था, वो योजिरो हानमा के सामने कह रहे होते हैं। योजिरो उसे सुन रहा होता है और बस अपनी नॉर्मल चीज़ों को कर रहा होता है, जैसे कि सिगरेट पीकर बहुत ज़्यादा धुआं किसी के ऊपर फूंक देना, और उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। उसके बाद डोपो कहता है कि ऐसा एक जानवर व्यक्ति जो कि पुराने समय से हमारे यहाँ पर आ गया, ये सच में बहुत चौंकाने वाली बात है। खैर, वो जहाँ से भी आया हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे स्ट्रांग लोग हैं जो कि उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं, जैसे कि तुम ओगर, जैसे कि मेरा बेटा, जैसे कि बाकी। और अगर और भी लोग होंगे तो वो सच में आएंगे पिकल से लड़ने के लिए। तभी डोपो, ओरोची और योजिरो हानमा जो हैं बार से बाहर आ गए होते हैं और रोड में चलना शुरू कर दिए होते हैं। खैर, उसके बाद योजिरो हानमा डोपो से कहते हैं जो भी आगे होने वाला है वो सच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, हमें पता चलेगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तभी सीन चेंज होता है और हमें बाकी का घर दिखाया जाता है और वहाँ पर बाकी जो है शैडो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर से किसी को समन कर रहा होता है। वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो उसके सामने प्रकट हो जाता है और बाकी बिल्कुल रेडी होता है फाइट करने के लिए। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी एंड नहीं है। आगे चल के हम बहुत सारे मांगा और बहुत सारे अच्छे एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी के आगे, और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, तो इसीलिए रेडी हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो हम वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम out.